हेलो दोस्तों। आज मैं आईटीआई की एक ट्रेड एमएबीआर का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया गया आसानी से समझ आ जाएगा या कुछ हेल्प मिल सकती है। तो आइए देखते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है वो सुरक्षा एवं सामान्य सावधानियों का महत्व है। इसमें क्या है कि सुरक्षा का मतलब बताया गया है और उसको बचने के सावधानियां बताई गई है। तो सुरक्षा का मैं आम तौर पे जो बात करता हूँ, सुरक्षा क्या होता है कि हम किसी भी दुर्घटना से बचना ही सुरक्षा कहलाता है, क्योंकि हम कोई भी काम जब भी कर सकते हैं जब हम अपने आप को सुरक्षा महसूस करें। तो सुरक्षा का मतलब ही यही होता है कि कोई भी दुर्घटना हो उससे बचना ही सुरक्षा कहलाता है। क्योंकि हम वर्कशॉप में या फिर कहीं कारखानों में काम कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि कब हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आप को सुरक्षा महसूस करना, हमें किस प्रकार से सुरक्षा रखना चाहिए, हमारा क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसी को सुरक्षा कहते हैं। आइए जो देखते हैं इसकी सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो कार्यशाला में अनावश्यक ही किसी भी उपकरण, औजार, मशीन आदि से छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा यह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मतलब कार्यशाला में या आप आईटीआई के वर्कशॉप में देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत सारी औजार या मशीनें रहती हैं, तो उनको किसी भी अनावश्यक में हाथ ना लगाएं या उन्हें छुए ना बिना परमिशन के। क्या है वो हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमें मशीनों के बारे में पता नहीं कि ये मशीन कैसी है, ये चलेगी तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। इसलिए हमें किसी भी मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, किसी भी मशीन की चालू अवस्था में इसके किसी भी पार्ट को ना छुए। कहने का मतलब ये है भी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मशीन जो है चालू है, तो उसको चालू अवस्था में कभी नहीं छूना चाहिए। क्या है कि वो मशीन के बारे में हमें पता नहीं है कि ये इसकी स्पीड क्या है, और अगर हमने इसको छू लिया तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कार्यशाला में विद्युत अवयव को कदापि न छुएं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो कार्यशाला होती हैं या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे जितने जो भी विद्युत की चीज़ें होती हैं, बिजली की चीज़ें, उसको है ना छूने से बचें। इससे क्या होता है कि हमें पता होता नहीं है बिजली की तारें कितनी क्या हैं, इसकी कट लगी है या क्या है, उसको छूना नहीं चाहिए। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। चौथा कहता है कि कार्यशाला में आग लगने पर केवल अग्निशामक उपकरणों का उपयोग करें या फायर ब्रिगेड को सूचित करें। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर वर्कशॉप या कारखाने यहीं कहीं पे भी आग लग जाती है, तो आप ये नहीं कि पानी डालो या फिर कुछ डालो, ये नहीं करने चाहिए। हमें सबसे पहले वहाँ पे अग्निशामक रखा जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए, या फिर हम किसी कॉल करके फायर ब्रिगेड को सूचित करें। इससे क्या होता है कि आसानी से आग पे काबू पाया जा सकता है। और हम बात करते हैं फर्स्ट एड, इसके बारे में। इसकी हिंदी होती है आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा आप सभी को परिचित होंगे। आइए देखते हैं क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स की व्यवस्था की जाती है हर कार्यशाला में, जिसमें बॉक्स का रंग सफ़ेद होता है। इस लाल रंग का क्रॉस चिन्ह बना रहता है। इस बॉक्स में कुछ सामग्रियाँ होती है जो निम्नलिखित है। तो जो प्राथमिक चिकित्सा है, क्या होता है कि आप कहीं काम कर रहे हो किसी वर्कशॉप में या किसी कारखाने में, तो हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ कब कोई दुर्घटना घट जाए हो, क्योंकि जो दुर्घटना घटती है वो अचानक ही घटती है। तो घट जो हमारे साथ जो दुर्घटना घटी, तो ऐसा तो है नहीं कि हर कारखाने में या कहीं पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हो। तो इसीलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए कि एक प्राथमिक चिकित्सा रहती है, जिससे कि हम थोड़ा सा उस पे काबू पा लें। किसी भी कोई दुर्घटना किसी के साथ घट जाए तो आराम से उसके ऊपर बैंडेज कर सके। तो आइए देखते हैं उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। तो उसके अंदर आपका डेटॉल होता है, बर्नॉल होता है, पट्टी होती है, मुलायम कपड़ा, कैंची, चाकू एवं सेफ्टी पिन, दवाइयाँ युक्त प्लास्टर। क्योंकि अगर किसी को चोट लग जाता है या किसी को कट जाता है, तो हम इससे मदद कर सकते हैं, आराम से उसको पट्टी लगा सकते हैं, उसके ऊपर दवाई। फिर उसके भले ही बाद में हम डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं प्राथमिक उपचार के तहत। अब बात करते हैं प्राथमिक उपचार के अंतर्गत महत्वपूर्ण कुछ टिप्स के बात करते हैं, जो आपके बुक के अंदर ये दिया गया है। पहला है, प्राथमिक उपचार आरंभ करने से पहले रोगी के आसपास एकत्रित भीड़ को हटा दें। क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना घट जाती है, लोग बिल्कुल देखने आ जाते हैं, बिल्कुल इकट्ठा हो जाते हैं।
तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो अगर भीड़ हो तो उसको हटा देना चाहिए हमें। दूसरा है रोगी को सपाट जगह पर सीधा करके लिटाएं। जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको हमें जो है एक सपाट जगह हो वहाँ पे आराम से उसको सीधा करके लिटाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति के जख्मों को अच्छी तरह साफ़ कर दें। ये देखें कि जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है उसको जख्म जहाँ है उसको डेटोल या रुई के माध्यम से उसको साफ़ कर दें। फिर है रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो उसे कृत्रिम सांस दें। अगर आपने देखा कि उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप कृत्रिम उसे सांस दे दें। कृत्रिम सांस विधि क्या होता है, इसके अंदर गलत क्या होता है, व्यक्ति को मतलब अपने मुंह के द्वारा उस व्यक्ति को सांस दिया जाता है, उसको कहते हैं कृत्रिम विधि। अब उस कृत्रिम विधि की भी 3 तरह की कृत्रिम विधि होती है, आइए देखते हैं। एक होता है सैफर विधि। इस विधि में क्या होता है कि रोगी जो है, रोगी को उल्टा करके लिटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो रोगी होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके हाथ सिर की ओर फैला दिए जाते हैं। फिर रोगी के सिर को एक ओर घुमा देते हैं ताकि जो उसका नाक या गर्दन है वो ज़मीन से अलग रहे। फिर क्या करते हैं, रोगी के बगल में हम खुद बैठ जाते हैं और अपना मुंह उसके मुंह की ओर करके बैठते हैं। अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर अपनी बाहों को सीधा और कड़ा करके अपने शरीर का झुकाव अपने हाथों पर डालते हैं। इससे क्या होता है, जो रोगी का जो डायफ्राम होता है वो आगे की ओर दबाव बढ़ता है। इससे क्या होता है, उसको सांसें मिलती है। तो इसको कहते हैं शेफर विधि। बात करते हैं दूसरा है जिसका नाम है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति है उसको एक समतल ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। फिर जो कंधों के नीचे तकिया लगाकर और फिर उसको ना थोड़ा सा उठा दिया जाता है व्यक्ति को, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, जीभ बाहर उसको निकाल कर इस प्रकार पकड़ते हैं कि वे अंदर ना जा सके। मतलब व्यक्ति को क्या करते हैं, उसकी जीभ को निकाल लेते हैं और उसको ना ऐसे पकड़ते हैं कि जीभ अंदर ना जाए। अब क्या करते हैं, जो रोगी का सिर है, सिर के पीछे घुटनों के बल बैठकर कूहनी के नीचे उसके साथ हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं। इससे क्या होता है, उसके हाथों को मोड़कर आगे नीचे की ओर अंदर हिलाते हैं और हड्डी के अलग अलग हाथों और कोहनियों का दबाव बढ़ता है। इससे क्या होता है कि उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। ये जितनी भी जो विधियां मैंने अभी तक 2 बताई, ये जब किया जाता है जब किसी व्यक्ति बिजली से पीड़ित हो तो उसको ये आर्टिफिशियल सांस दिया जाता है। उसके बाद लास्ट है लोबोट विधि होता है इसका नाम। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को क्या करा जाता है, सीधा लिटा दिया जाता है और फिर उसको अपने मुंह के द्वारा उसके मुंह के अंदर सांस दिया जाता है। ये सबसे आसान विधि है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा चिन्ह के बारे में हम बात करते हैं कि सुरक्षा चिन्ह क्या होता है। इसका आकार, पहले हम इस सेफ्टी के बारे में हम समझते हैं। सुरक्षा चिन्ह, आप कहीं पे भी आप जाते होंगे तो कहीं पे आपने देखा होगा या फिर आपने मेट्रो में भी सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक गोल सर्कल लगा हुआ होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि फ़ोटो खींचना मना है या सिगरेट पीना मना होता है। तो उसी तरीके से सुरक्षा चिन्ह होता है जहाँ पर बताया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर चेतावनी दी जाती है। ये जो सुरक्षा जो चिन्ह होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनिवार्य चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडेटरी साइन। इसका क्या होता है, इसका जो है आकार गोल होता है, इनका रंग नीला तथा चिन्ह होता है सफ़ेद रंग का होता है। यह आदेशात्मक होते हैं जैसे सिर की सुरक्षा के लिए टोपी पहने, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहना। मतलब ये एक आदेश देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे आप कहीं कंस्ट्रक्शन एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कि सावधान, यहाँ पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया में कोई भी चीज़ें गिर सकती है आपके ऊपर। उसके बाद कहीं पे चश्मा पहनने को दिखा दिया जाता है या कहीं सिगरेट पीने को मना किया जाता है, तो उसे ये किया है। उसके बाद दूसरा जो आपका साइन है निषेध चिन्ह। इसमें निषेध चिन्ह का मतलब जो होता है हमारा, इसमें नहीं करना चाहिए। निषेध का मतलब ये चीज़ बिल्कुल ही मना है। सिगरेट पीना मना है, सिगरेट पीना मना है। अब इसका आकार क्या होता है, इसका आकार भी गोल होता है। इनका जो बॉर्डर तथा क्रॉस बार लाल रंग की होती है, वह काला चिन्ह सफ़ेद पट्टी पर बना होता है, जिसका अभिप्राय है कि यहाँ पर यह सख्त मना है, जैसे धूम्रपान व आग जलाना, जलती आग पर पानी डालना इत्यादि।
क्या कहने का मतलब ये है कि आप ये करना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि हानिकारक हो सकता है। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पे आग जलाना बिल्कुल मना है, तो इसको कहते हैं निषेध चिन्ह। उसके बाद है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह क्या होता है? आपने देखा होगा बिजली के खंभों पे एक एक त्रिभुज आकार में आपको पीले कलर का वो दिखेगा, साइन दिखेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा हज़ार्ड। ठीक है, तो ये त्रिभुज आकार के होते हैं, इनका रंग पीला तथा बॉर्डर व चिन्ह काले रंग के होते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है? चेतावनी या भय। ये ज़्यादातर आपको बिजली के पास दिखेगा, बिजली के जो खंभे होते हैं, या फिर जो है आपके बहुत जगह ये आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांसफार्मर के पास भी देखने को मिलते हैं। चौथा साइन है आपका इन्फॉर्मेशन साइन, इसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। यह आपको ज़्यादातर आपको डॉक्टर के यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। यह वर्गाकार आकार के होते हैं, इनकी पृष्ठभूमि जो होती है हरी और चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कक्ष एवं मार्ग इत्यादि में यह दिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ईंधन छलकाव व सुरक्षित प्रबंधन। इसमें क्या है कि क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम काम करते हैं कार्यशाला में, और डीजल या फिर पेट्रोल या मिट्टी के तेल होते हैं, उसको हमने काम किया और ऐसे ही छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि कई बार हानिकारक हो सकता है, हमें उसका प्रबंधन करना चाहिए, उसको मतलब साफ़ करना चाहिए, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसको प्रबंधन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, तेल को भरते समय सदैव कीप का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि आप जब भी तेल जब किसी में भरेंगे तो आप कीप का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि तेल का जो छिड़काव है वो नहीं फैलेगा और नहीं इधर उधर गिरेगा। दूसरा क्या कहता है, तेल से भरे कैन व अन्य बर्तनों के ढक्कन कसकर लगाएं। जो हमारा तेल है या फिर भरे कैन के अन्य जो बर्तन है उसको ना मतलब कस के मतलब लगाए, ताकि उससे कोई लीकेज ना हो, वो गिरे नहीं। तीसरा है, तेल से भीगे कपड़ों को कार्यशाला में इधर उधर न डालें, बल्कि एक अलग सुरक्षित स्थान पर एकत्रित करें। इसमें क्या है कि जो तेल का जो भीगा कपड़ा है उसको इधर उधर ना फैलाएं। इसमें क्या ये भी हो सकता है कि जैसे उसको कोई चिंगारी मिली, वो आग लग सकती है, जो और वर्कशॉप में बहुत बड़ी आग भी लग सकती है। इसीलिए हमें उसको क्या करना चाहिए कि इधर उधर ना डालने के बजाय एक जगह पे रख देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम। चौथा पॉइंट जो है हमारा कहता है, तेल के आसपास मोबाइल का प्रयोग ना करें, अन्यथा आग लग सकते हैं। ये हमेशा नोटिस किया जाता है, या हमेशा बताया जाता है कि जहाँ पर भी तेल हो उसके आसपास मोबाइल हमें नहीं चलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, आग भी लग सकती है। हमारा सातवां जो पॉइंट है वो आग के ऊपर ही है। आग क्या होता है? बेसिकली किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के ताप एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग लगती है। आप सभी को पता है कि कोई भी ज्वलनशील वो जैसे ही किसी ताप में आएगी वो आग लग जाएगी, ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आएगी वो आग लग जाएगी। और आग भी लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कार्यस्थल पर ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति होती है, विद्युत का जो है बिजली का शॉर्ट सर्किट होती है, उससे भी आग लग जाती है। तो बहुत प्रकार होता है आग लगने का। विद्युत जो होता है, बिजली ओवरलोड हो जाता है जिससे आग लग जाती है, या फिर कार्यस्थल जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई धूम्रपान कर रहा हो उससे भी आग लग सकती है। तो आग भी ये 4 प्रकार के होती हैं आग। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहला जो है क्लास ए। क्लास ए की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसमें क्या होता है, लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि के माध्यम से लगने वाली आग, इसको क्लास ए में रखा गया। ये ए है, क्लास ए है। इसको जो बुझाने के लिए आप पानी की मोटी बौछार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कपड़े या कागज़ से लगने वाली आग को हम आसानी से किसी पानी से भी हम बुझा सकते हैं। दूसरा है क्लास बी फायर। ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे हमारा पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है, मिट्टी का तेल, इंजन ऑयल आदि के द्वारा लगने वाली आग को क्लास बी फायर कहा जाता है। इससे लगने वाली आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। इसमें यह नहीं कि इससे लग गई आग,
अगर डीजल से लग गई या पेट्रोल से लग गई आग, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया तो यह आग बुझने की बजाय और लग जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी आग किस किस चीज़ से बुझानी चाहिए। ठीक है। क्लास सी में देखते हैं फायर। तो ज्वलनशील गैस हो जैसे एलपीजी, सीएनजी आदि के द्वारा लगने वाली आग को क्लास सी फायर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको बुझाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन आदि शुष्क रसायनों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर भी ये गलती ना करें कि पानी डाल दें या किसी और चीज़ से बुझाने की कोशिश ना करें, अन्यथा क्या होता है कि इससे और आग फैल जाती है। चौथा जो लास्ट है हमारा आग फायर, क्लास डी फायर। इसमें क्या होता है कि जो भी बिजली से लगने वाली आग होती है, जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, उसे क्लास डी फायर में रखा गया है श्रेणी में। और इसको बुझाने के लिए हमें किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, CTR का उपयोग किया जाता है इसको बुझाने की। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 8वां है, विषैली धूल का सुरक्षित निस्तारण। मतलब जो जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार का काम होता है, बहुत प्रकार के काम होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, मेटल हो गया और भी कई सारी चीज़ें एक कारखाने में काम किया जाता है या वर्कशॉप में काम किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे धूल कण जमा हो जाते हैं जो कि विषैले होते हैं। तो उन्हीं को निस्तारण करने के लिए वर्कशॉप या कारखानों में क्या किया जाता है, आइए देखते हैं उसको निस्तारण करने के क्या उपाय हैं। तो पहला जो उपाय है वो कार्यशाला से धूल कणों को बाहर पहुंचाने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाने चाहिए। कि जो धूल कण हो जाते हैं कारखानों में या वर्कशॉप में, तो वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए जिससे कि वो धूल कण बाहर चले जाए और जो व्यक्ति हैं उसको श्वसन संबंधी या त्वचा संबंधी रोग ना हो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए। दूसरा है कार्यशाला में नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनर से धूल कणों की सफाई करनी चाहिए। मतलब हमेशा, मतलब हफ्ते में 2 बार या 1 बार जो वैक्यूम क्लीनर है उससे धूल के कणों को सफाई करनी चाहिए। इसका निस्तारण यही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कार्यशाला में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को श्वसन मास्क पहनकर कार्य करना चाहिए। मतलब जब भी हम किसी कारखाने में या वर्कशॉप में काम कर रहे हो, वहाँ पे कई प्रकार के काम होते हैं, विषैले संबंधी होते हैं, कोई मतलब केमिकल संबंधी होते हैं, विभिन्न प्रकार के एक कारखाने में काम होते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमको एक मास्क पहनना चाहिए, डस्ट मास्क। उससे हम बच सकते हैं सांस संबंधी बीमारी या अन्य प्रकार त्वचा रोगों से हम आराम से बच सकते हैं। चौथा पॉइंट कहते हैं, अत्यधिक धूल निर्मित करने वाले पदार्थों के स्थान पर वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। ये कह रहा है कि जहाँ पे धूल निर्मित पदार्थ होते हैं उसके स्थान पे क्या करना चाहिए, वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब वैकल्पिक मतलब चुने कि वो सही है या नहीं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है लिफ्टिंग उपकरणों का सुरक्षित संचालन एवं रासायनिक सामयिक परीक्षण। रासायनिक नहीं है, सामयिक है। तो हम उसको देखते हैं क्या कहता है। इसके मतलब कहने का मतलब यही है, जो जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे हम काम करते हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार के लिफ्टिंग संबंधी होती हैं, क्रेन होती है, लिफ्टिंग होइस्ट होते हैं, जैक होती है, हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं। तो उनको क्या होता है, उनका रेगुलर उनका उपयोग किया जाता है जिससे उनके पार्ट हो जाते हैं वो घिस जाते हैं और इनसे जो होते हैं ऑयल रिसने लगता है जिससे दुर्घटना घट सकती है। इसी को हमें संचालन या इसका विवरण निम्नलिखित से हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका जो निवारण है या विवरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सभी उपकरणों की सामयिक रूप से जांच करते रहें। मतलब हमेशा ये देखते रहें कि जौन सी मशीन है, जैसे लिफ्टिंग क्रेन है, तो उसको देखते रहें कि उसके अंदर ग्रीस प्रॉपर है नहीं है। तो ये सारा हमें मतलब नियमित रूप से देखना चाहिए, उसके पार्टों को देखना चाहिए कि कोई नट ढीला तो नहीं है, तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा कहता है, ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की नियमित रूप से मरम्मत करें। मतलब जौन सी भी वर्कशॉप में ज़्यादा कोई काम हो रहा है जिससे हम काम ले रहे हैं कोई भी मशीन से, उसको हमें
बिल्कुल नियमित रूप से उसकी सफाई करनी चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। तीसरा कहना है इन उपकरणों के क्षतिग्रस्त भागों को तत्काल ही बदल दें। कह रहा है कि जो भी वस्तु है या जो भी सामग्री है जो मतलब क्षति हो गई है, क्षति कहने का मतलब ये है कि जो खराब हो गई है या जो टूट गया है उसको बदल दें, ना कि उन्हीं को पुनः उपयोग करें। ये बिल्कुल गलत है। उसको जैसे ही को दिखे कि आपको ये ख़राब हो रहा है तो इसको तुरंत ही बदल दें। चौथा क्या है, ख़राब हो चुके उपकरणों का उपयोग कदापि ना करें। चौथा भी तीसरे की तरह ही है। चौथा भी कह रहा है कि जौन सी भी ख़राब वस्तु है तो उसको तुरंत ही बदलें, उससे दोबारा काम नहीं करें। उससे क्या होता है, काम सही रूप से नहीं हो पाता है। पाँचवा है भार उठाने वाले उपकरणों से आवश्यकता से अधिक भार ना उठाएं। कि जो कोई भी आप चीज़ उठाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस वस्तु को उठा लेंगे। ये नहीं कि हम इस वस्तु से आवश्यकता अनुसार और ज़्यादा हैवी उठा लें। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है सड़क पर चलने एवं सड़क पर वाहन परीक्षण की अनुमति। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वाहन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो या बस हो, कोई भी हो, बिना आरटीओ के पंजीकृत या उसके परमिशन के बिना कोई भी गाड़ी आप रोड पर चला नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये दंडनीय माना जाता है और आपके खिलाफ़ कार्यवाही की जा सकती है। तो इसमें यही है कि हर ज़िला स्तर पर आरटीओ दफ्तर की एक व्यवस्था की जाती है, जिसके द्वारा आपको एक आदेश दिया जाता है या आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप इस गाड़ी को आप सड़क पर दौड़ा सकते हैं या चला सकते हैं। इसमें यह भी है कि हर साल आपको एक फिटनेस का जो है प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, और तथा जो आपकी नई आपने गाड़ी बनवाई उसको 2 वर्ष में एक बार फिटनेस का ही प्रमाण पत्र लेना बेहद अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करने पर आपको पंजीकृत जो है निरस्त किया जा सकता है और आपके खिलाफ़ कार्यवाही भी की जा सकती है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारा प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, जो कि आप सभी को पता होगा कि हमारे आसपास जो भी हमारे आसपास मौजूद है वो सारे प्राकृतिक है, प्राकृतिक संरक्षण है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्या है। तो प्राकृतिक वातावरण का कोई भी तत्व जिसे मनुष्य अपने हित के लिए प्रयोग करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि, मिट्टी, पानी, जंगल, घास के मैदान आदि प्राकृतिक संसाधन के अच्छे उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी अपने हित के लिए प्रयोग करते हैं कोई भी चीज़, वो प्राकृतिक संसाधन के अच्छे उदाहरण हैं। चाहे वो मिट्टी हो गया, हम पानी का उपयोग करते हैं, मिट्टी, भूमि हो गया, घास, जंगल का जो भी हम अपने हित के लिए अपने के लिए उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। इसमें भी क्या है कि दो वर्गों में से बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। वो कौन कौन सी है? एक है नॉन कन्वेंशन रिसोर्सेज, दूसरा है कन्वेंशन। तो इसको हिंदी में कहेंगे क्या है, इसके अंदर भी दो हैं प्राकृतिक, कन्वेंशनल में दो हैं, नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, इसके अंदर जो आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब क्या है? नवीकरणीय वो होता है जो कि हम उसको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय की संसाधन कौन से होते हैं जिसको हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते, जैसे खनिज हो गया, जीव हो गया। और नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? सौर ऊर्जा हो गया, जो कि हम दोबारा से इसका उपयोग कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। वायु शक्ति हो गया, वर्षा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारा है। उसके बाद जल भी होता है। और जो हमारा अण्वीय खनिज हो गया, कोयला है। अनवीकरणीय में यही होता है कि आपने एक बार जिस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसे अनवीकरणीय संसाधन में आती है, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार उसका प्रयोग किया और वो ख़त्म हो गया, उसको दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रयुक्त इंजन ऑयल की सुरक्षित निस्तारण। इसमें क्या है, जो हमारा इंजन ऑयल होता है, जब हम सर्विसिंग कराने के लिए जाते हैं तो उस इंजन को हम बदल देते हैं, उसकी जगह नया इंजन डालते हैं, वो दोबारा इंजन नहीं डालते हैं। तो जो बचा हुआ इंजन ऑयल होता है उसको हम ऐसी खुली अवस्था में या पानी में नहीं डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, ज़मीन या वातावरण के लिए दूषित हो जाता है। इसी को हमको निस्तारण करनी चाहिए। इसको हम ऐसे ही फेंक नहीं सकते, इससे वातावरण में दूषित होता है। आइए हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या कहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी टिप्स है, विद्युत सुरक्षा टिप्स है। हमें विद्युत संबंधी कार्य सावधानीपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विद्युतीय कार्य को सतर्कता से करने पर है इसे बचा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम विद्युत या बिजली से संबंधित काम करें उसे बहुत ही सुरक्षित रूप से करना चाहिए। और क्योंकि सुरक्षा हमें करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिजली के कामों में ज़रा से भी कोई हमारा ध्यान भटका वही हमारा दुर्घटना का कारण बन सकता है, जान भी जा सकती है। इसीलिए ख़ास तौर पे जब भी आप बिजली का कोई काम करते हैं तो बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, बिल्कुल ग्लव्स पहन कर काम करने चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल पहन कर करने चाहिए। हम जो हैं बहुत ही कामों से बच सकते हैं बिजली से। जैसे क्या होता है कि कोई जैसे नंगी तार होती है उसको हाथ से नहीं छूना चाहिए, उसको देखना चाहिए ध्यान से। उसके बाद ये भी होता है, तारों को मुंह से छीलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। क्या है कि हम लोग हमेशा कोई भी बिजली का काम करते हैं घरों में भी, तो हम क्या करते हैं, मुंह से ही बिल्कुल छील देते हैं कोई भी तार को। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इन सब चीज़ों से ही घटना हो सकती है, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कभी भी तारों को मुंह से नहीं छीलना चाहिए, उसके लिए प्लायर है उससे छीलें, या भी और भी चीज़ें हैं उससे छीलें। और जो है प्लास को कभी भी हथौड़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ना ही ज़्यादा गर्म वस्तु इसके द्वारा पकड़नी चाहिए। तो हमें ये सारी छोटी छोटी जो टिप्स है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़रा सा भी हमारा ध्यान भटकता है वहीं दुर्घटना घट जाती है। और जो विद्युत कार्य करते समय हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रीशियन के साथ कम से कम एक सहायक होना अति आवश्यक है। मतलब जब भी आप बिजली का कोई काम कर रहे हो तो आपके पास एक हेल्पर होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको कोई भी दुर्घटना हो जाए तो वो आपको प्राथमिक सहायता तो कम से कम दे सकता है, कोई हेल्प